हेलो, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप देख रहे हैं अपडेट@12। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं को आज सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 श्रेणियों में 46 विजेता किए जाएंगे सम्मानित। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दुबई एयर शो 2025 में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल, एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी और वाइस एडमिरल समीर सक्सेना रहे मौजूद। पवेलियन में प्रदर्शित स्वदेशी लड़ाकू विमान तकनीक, एरोस्पेस इनोवेशन और नेक्स्ट जेन रक्षा स्टार्टअप्स। मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल स्टॉल का भी किया शुभारंभ। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत ने दिखाया दम। कुल निर्यात 4.84% उछला। अप्रैल-अक्टूबर 2025 में 491.80 अरब डॉलर। गैर पेट्रोलियम निर्यात 4% बढ़कर 219.90 अरब डॉलर। वस्तु और सेवाएं दोनों में मांग बरकरार। विविधीकरण से निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और हुआ मजबूत। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री एन सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंधों में पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। और भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के प्रति है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत के हालिया फैसले के बाद आया विदेश मंत्रालय का बयान। एमईए ने कहा, भारत दोनों देशों के ऐतिहासिक जन केंद्रित संबंधों को महत्व देता है। लोकतंत्र और विकास की साझी आकांक्षाओं पर है भारत का जोर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत 2035 की अवधि के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। ब्राजील के बेले में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि अस्थिर विकास और वृद्धि पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन वास्तविक और करीब है। उन्होंने विकसित देशों से वर्तमान समय सीमा से पहले नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु लक्ष्यों का कार्यान्वयन पर्याप्त सुलभ और किफायती होना चाहिए तथा प्रतिबंधात्मक बौद्धिक संपदा बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि भारत का नया परमाणु मिशन और हरित हाइड्रोजन मिशन 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी करेगा। एनडीसी पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं। ये योजनाएं उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लक्ष्य निर्धारित करती हैं। ये तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करती हैं। देशों को इस वर्ष 2031-35 की अवधि के लिए अपने तीसरे चरण की एनडीसी प्रस्तुत करने होंगे। On behalf of India, I extend warm greetings to the government of Brazil and the people of Belém for hosting COP30 in the heart of the Amazon, a living symbol of our planet's ecological wealth. This COP marks a decade since the Paris Agreement, a milestone to assess our collective resolve. It has reminded us that climate change is no longer a distant manifestation, but is real and imminent. Unsustainable growth and development have placed Mother Earth in deep stress. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has demonstrated successfully that development and environmental stewardship can advance in tandem. India's emission intensity has declined by over 36% since 2005. India's non-fossil fuel-based energy capacity, currently around 256 gigawatt, accounts for more than half of its total electric installed capacity.
and NDC target achieved 5 years ahead of this schedule. Initiatives such as the International Solar Alliance and Global Biofuel Alliance have become global platform for performing affordable and clean energy. Our newly launched nuclear mission and green hydrogen mission further accelerate our journey towards net zero by 2070. We shall be declaring our revised NDCs till 2035 and also the first biennial transparency report. और अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान भारत के संचयी निर्यात में लगातार मजबूती देखने को मिली है। वस्तुएं और सेवाओं का कुल निर्यात इस अवधि में 491.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 469.11 बिलियन डॉलर था। इसका मतलब है कि निर्यात में लगभग 4.84% की वृद्धि दर्ज हुई। विशेष रूप से व्यापारिक निर्यात की बात करें तो अप्रैल-अक्टूबर 2025 में इसका संचयी मूल्य 254.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2024 में ये 252.66 बिलियन डॉलर था। इसमें 0.63% की मामूली लेकिन सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। गैर पेट्रोलियम निर्यात ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अप्रैल-अक्टूबर 2025 में ये 219.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 3.92% अधिक है। और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ चौथे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित की गई है। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। ये बैठक वार्षिक बजट तैयार करने और उसे संसद में प्रस्तुत करने के पहले वित्त अधिकारियों और वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित एक परामर्श और चर्चा की प्रक्रिया है। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दुबई एयर शो 2025 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल, संयुक्त सचिव अमित सतीजा, वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी और नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पवेलियन में स्वदेशी लड़ाकू विमान तकनीक, नेक्स्ट जेन रक्षा स्टार्टअप्स, अत्याधुनिक एरोस्पेस, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने दुबई एयर शो में ब्रह्मोस मिसाइल स्टॉल का भी उद्घाटन किया। ब्रह्मोस इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण में से एक है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जहाजों, मोबाइल लॉन्चर, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों पर तैनात की जा सकती है। इसके साथ ही ये भूमि और समुद्री दोनों लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि दुबई एयर शो का भारतीय पवेलियन भारत की रक्षा क्षमता और प्रधानमंत्री के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दर्शाता है। दुनिया भारत की रक्षा क्षमताओं की ओर देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत देखी। दुनिया हमारी रक्षा क्षमताओं, स्टार्टअप्स और हमारे निजी खिलाड़ियों को देख रही है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना है। उद्घाटन समारोह में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का प्रतीक चिन्ह लोगो भी जारी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और किसानों के लिए कृषि व्यवसाय लाभदायक बनाए रखना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र का भी योगदान आवश्यक है। उन्होंने निजी क्षेत्र में बीजों की कीमतें कम करने की अपील की। उन्होंने कंपनियों को खराब गुणवत्ता वाले, बिना अंकुरण क्षमता वाले या बहुत कम अंकुरण क्षमता वाले बीजों की समस्या का समाधान करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। हमारा एवरेज प्रोडक्शन काफी कम है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले। हम राइस में, हम व्हीट में जो हमारा दुनिया का औसत है उसके करीब है, लेकिन कई चीजों में काफी पीछे है। सरकारी क्षेत्र को भी चुनौती है और प्राइवेट कंपनीज को भी। हम एवरेज प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं,
हम दुनिया के एवरेज पर कैसे आए, वैसे सीट्स का निर्माण होना चाहिए, करना चाहिए हमको। एक निवेदन में और आपसे करना चाहता हूं, मुनाफा हम कमाएं, ये जरूरी भी है, लेकिन सिचुएशन बिन बिन रहनी चाहिए किसान के लिए और आपके लिए। और R&D पर हम कितना खर्च करते हैं, जरा ये सोचिए। प्राइवेट कंपनी जो मेरी जानकारी 1-2% से ज्यादा भी नहीं करती, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन R&D पर हमको खर्च बढ़ाना चाहिए, 5 से लेकर 10% तक निश्चित तौर पर करना चाहिए। मित्रों, हमने एक साथी पोर्टल बनाया है जो सीड की ट्रेसेबिलिटी का पोर्टल है। देखो, किसान को पता रहना चाहिए ये सीड जो मैं बो रहा हूं, बीज बो रहा हूं, वो आया कहां से। अगर हम ट्रेस कर पाएंगे तो ये घटिया बीजों से बचा पाएंगे किसान। मैं सारी कंपनीज को ये आग्रह करता हूं कि साथी पोर्टल पर 100% ऑन बोर्डिंग सुनिश्चित आप करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं श्रीकांत बोल्ला को। श्रीकांत वो नाम जिसमें छिपी प्रतिभा अब सबके सामने है। दुनिया की रंगीनियों से भले ही इनकी आंखें अनजान हो, लेकिन जो दृष्टि इनके मन में जागती है उसे देखने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। जो श्रीकांत महसूस करते हैं, जो ये रचते हैं, वो साधारण नहीं है, वो अद्भुत है। इनके काम अब लोगों के सामने हैं, इनके काम समाज के सामने मिसाल हैं। रविवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में श्रीकांत के काम सबके सामने आए। श्रीकांत समाज में एक नई उम्मीद बनकर हम सबके सामने हैं। In the youth category from His Excellency Vice President of India Shri Radhakrishnan ji, this award will always remind me about my purpose and my destination of serving the humanity to create beautiful world. रामोजी फिल्म सिटी में समाज के लिए कुछ बेहतर करने वालों को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सम्मानित किया। समारोह में रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किए गए। ग्रामीण विकास के लिए श्रीमती अमला अशोक रुइया को सम्मानित किया गया। युवा आइकन के लिए श्रीकांत बोल्ला को सम्मानित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर माधवी लता गली को सम्मानित किया गया। मानवता की सेवा के लिए आकाश टंडन को, कला और संस्कृति के लिए प्रोफेसर सधुपति प्रसन्ना को, पत्रकारिता के लिए जयदीप हार्डिकर को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महिला उपलब्धि के लिए पल्लवी घोष को पुरस्कार प्रदान किए गए। समाज में बदलाव की कहानी के साक्षी खुद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी बने। इस मौके पर उन्होंने रामोजी राव की प्रशंसा की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने मीडिया की सकारात्मक भूमिका को लेकर भी अपने विचार साझा किए। The media must act in its most authentic and credible source of news and information. In today's age of social media and information overload, yes, also misinformation, that is the biggest drawback of today. By the time you understand it is a misinformation, it has spread all over. When there is advantage, there will be a disadvantage also. So it all depends upon the people who are using the modern technology for the betterment of the society. The media also has a big role to play in creating a drug-free India, no to drugs. Another dangerous habit which is spreading from Kashmir to Kanyakumari, we all have to fight against it. We have to make an awareness that no to drugs. That is the movement. I am thinking of starting it, and I am thinking it should be a people's movement. Everybody should be participating in it, in spite of our language, in spite of our caste, in spite of our region, in spite
of our political affiliation also. We should not be bothered about, but we all should unite together to fight against the narcotic drugs. कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन बी रमना और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अरुणा ठाकुर, संसद टीवी। भारत और रूस अगले महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों, पहलों एवं परियोजनाओं को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि विशेष अवसर मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। हम आने वाले दिनों में इनके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को एक मजबूती प्रदान करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के हालिया प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांति स्थापित करने की दिशा में हाल के प्रयासों का समर्थन करता है। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष इस लक्ष्य की ओर रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। Welcome this opportunity to meet again and our regular interactions. You mentioned 6 this year so far. Have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global and multilateral issues. This particular occasion for me is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd annual summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. We will also be exchanging views on the complex global situation with the openness that has always characterized our ties. This includes the Ukraine conflict as also the Middle East and Afghanistan, amongst others. India supports recent efforts towards establishing peace. We hope that all parties approach that goal constructively. An early cessation of the conflict and ensuring of an enduring peace is in the interest of the entire international community. India-Russia ties have long been a factor of stability in international relations. Its growth and evolution is not only in our mutual interest, but also in that of the world. I look forward to our discussions this evening. Thank you. और आइए सीधा रुख करते हैं विज्ञान भवन का, जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन चल रहा है। सभी को नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जल को हम जीवन कहते हैं। जल बिना मनुष्य ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, खाने बिना थोड़े दिन रह सकता है, लेकिन जल बिना जीवित रहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकों में लोग कहते हैं शरीर के 70% जल है और जल के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उत्कृष्ट
प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मानव सभ्यता की कहानी नदियों की घाटियों, समुद्र तटों तथा विभिन्न जल स्रोतों के आसपास में बसे समूह की कहानी है। हम सब जानते हैं जब मानव सभ्यता शुरुआत में नदी के किनारे, झरना के किनारे बसवास करते थे, क्योंकि जल बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी परंपरा में नदियों, सरोवरों तथा अन्य जल स्रोतों को पूजनीय माना जाता है। 7 नवंबर से पूरे देश में हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगीत में भारत माता की वंदना करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो पहला शब्द लिखा था वो है सुजलम। इसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। ये तथ्य हमारे देश के लिए जल की प्राथमिकता को दर्शाता है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट तथा रिसर्कुलेशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जीरो फ्लूइड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे प्रयास जल संसाधन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अर्थ ग्रंथ लिखे थे। 10 परिवारों से सामूहिक उपयोग के लिए एक कुआं उपलब्ध होना चाहिए। लोगों को जल उपलब्ध कराना प्राचीन काल से ही हमारी प्राथमिकता रही है। नागरिकों को जल उपलब्ध कराने के लिए पहले जो महत्व कुएं का होता था, अब टैप वाटर का वही महत्व है। वर्ष 2019 में नल से जल की सुविधा से युक्त ग्रामीण घरों की संख्या 17% से भी कम हुआ करता था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान नल से जल की सुविधा वाले ग्रामीण घरों की संख्या 81% तक पहुंच गए। ये बदलाव जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल अभियान से संभव हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े इस पेयजल अभियान का सबसे अधिक लाभ ग्रामीणों बहन बेटियों को मिला है।
एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को बाहर से घर तक पानी लाने की रोज की समस्या से मुक्ति मिल चुका है। हमारे ग्रामीणों बहन बेटियों उस समय जिस समय और ऊर्जा पानी लाने में देते थे, आप खेती या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकती है। जल का संचय करने और उसका उपयोग करने के विषय में एक उदाहरण मुझे अच्छा लगता है। आज माननीय प्रधानमंत्री भी उसको उल्लेख किए हैं। जैसे कि बैंक से पैसा निकालकर उसका उपयोग करने से पहले ये जरूरी होता है बैंक में पैसा जमा करना है। ठीक उसी प्रकार जो समुदाय पहले जल का संचय करता है, वही समुदाय बाद में जल का उपयोग कर पाता है। इसीलिए जल संचय करना जरूरी होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश, कहीं बारिश नहीं होता है, इसलिए जल का संचय करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए केवल व्यक्ति नहीं, संस्थाएं भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहिए। इसीलिए मैं उसको आग्रह करती हूँ, ये जो काम जिंदगी भर जारी रखना चाहिए। सीमित आय का समझदारी से संचय और उपयोग करने वाले परिवार आर्थिक संकट से बचे रहते हैं। ऐसे ही जल संसाधनों का समुचित संचय करने वाले समुदाय जल संकट से हमेशा बचे रहेंगे। देवियों और स्वजनों, केंद्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। जल का उपयोग करते समय सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अत्यंत मूल्यवान संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। जनजातीय समुदाय के लोग जल सहित प्रकृति के सभी संसाधनों का बहुत सम्मान के साथ उपयोग करते हैं। जल संसाधनों का सर्वाधिक सक्षम तरीके से उपयोग करना हमारे सभी देशवासियों की जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सभी को जल संरक्षण के प्रति निरंतर सचेत रहना चाहिए। हमारे देश की जन चेतना में जल चेतना का संचार बहुत जरूरी है। मैं कहा करती हूँ कि जन शक्ति के बल पर ही जल शक्ति का संचयन और संरक्षण किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जनशक्ति की प्रबल भागीदारी से हम सब जल समृद्ध भारत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो जल संरक्षण की महत्ता को बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये संबोधन आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।